Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Geeta Press awarded Gandhi Peace Prize for 2021. अभी हाल ही में गीता प्रेस को दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए, जानेंगे इसके बारे में हम। गीता प्रेस गोरखपुर, a prominent publisher of religious text, has been awarded the Gandhi Peace Prize for 2021. तो जो गीता प्रेस है आपका गोरखपुर का, जो कि एक प्रोमिनेंट पब्लिशर है रिलीजियस टेक्स्ट का, उसको दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए। रीजन क्या था? ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है पब्लिशिंग हाउस को जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके नॉन वायलेंट और गांधीयन मेथड पे, उन्हीं को ये दिया जाता है। गीता प्रेस के बारे में हम जान ले। गीता प्रेस जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का। ये लोकेटेड है आपका गोरखपुर सिटी में, इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसको फाउंड किया गया था 1923 पे जया दयाल गोयनका एंड घनश्याम दास जलान के द्वारा, प्रमोट करने के लिए जो प्रिंसिपल है सनातन धर्म का। गांधी पीस प्राइज के बारे में भी हम जान लें। ये जो एनुअल अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 से, जब कॉम्बोरेशन हुआ था 125th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी का, उस दौरान से, जो इन्वॉल्व है सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, नॉन वायलेंस मीन्स में, उनके लिए है। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो जो गांधी पीस प्राइज है ये कैरी करता है रिवॉर्ड ₹100 करोड़ का, साथ साथ सिटेशन है, एक प्लेक है और एक एक्विसाइट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम है। ये जो प्राइज है ये कंफर्म किया जाता है इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को। एलिजिबिलिटी क्या है इस प्राइज के लिए? ये जो अवार्ड है ये ओपन है सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिगार्डलेस नेशनलिटी, क्रीड, रेस और सेक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन मेंबर की अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन कमेटी है इस अवार्ड के लिए उसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इंक्लूड करते हैं मेंबर्स जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर, और जो फाउंडर है सुलभ इंटरनेशनल के, ये सारे इसके मेंबर्स है। प्रीवियस अवार्ड की अगर हम बात करें तो जो शेख मुजबिर रहमान थे और जो लेट सुल्तान ऑफ ओमान थे कबून बिन सईद अल सैद, उनको दिया गया था गांधी पीस प्राइज 2020 और 2019 के लिए रेस्पेक्टिवली। ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। रिफॉर्मिंग आर्बिट्रेशन लॉ, तो जो रिफॉर्म करने की बात कही गई है आर्बिट्रेशन लॉ को, इसके बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट has set up an expert panel led by former Lord Secretary T.K. Viswanathan to recommend reform in the Arbitration and Reconciliation Act 1996। तो जो इसको लेड कौन करेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो सेटअप किया एक एक्सपर्ट पैनल को, जिसको लेड किया जाएगा फॉर्मर लॉर्ड सेक्रेटरी टी.के. विश्वनाथन के द्वारा, ये रिकमेंड करेंगे रिफॉर्म्स को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के लिए। 3 मेथड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। क्या क्या? ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये इन्वॉल्व करता है प्रोसीडिंग को बिफोर अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ के, जिसमें कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश उसके माध्यम से होता है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसा कि नाम बता रहा है, ये मोर फ्लेक्सिबल और पार्टी सेंट्रिक है। ये इंक्लूड करता है नेगोशिएशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन को। और तीसरा आपका हाइब्रिड मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें कि दोनों का ही उपयोग हो सकता है। ये आप देख सकते हैं 5 टाइप है एडीआर के, तो कौन कौन से यहाँ पर बताया गया है? कॉन्सिलेशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ और आर्बिट्रेशन। तो इनमें क्या क्या होता है आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन? ये आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन होता क्या है? तो अंडर आर्बिट्रेशन द पार्टी कंसर्न इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग कोर्ट ऑप्ट फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेटर, द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर इज बाइंडिंग। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? जो पार्टी कंसर्न होते हैं वो कोर्ट को नहीं अप्रोच करते हैं, बल्कि वो ऑप्ट करते हैं प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को आर्बिट्रेटर के माध्यम से, और जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का वो बाइंडिंग होता है। Conciliation is a non-binding process in which a third party help in party in dispute to resolve it by a way of agreement. The person authorized to do so is called a conciliator. कॉन्सिलेशन में क्या होता है? ये आपका एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है जिसमें जो तीसरा पार्टी होता है वो मदद करता है पार्टी को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में एग्रीमेंट के माध्यम से। जो पर्सन ऑथोराइज होता है इसको कराने के लिए उसको कॉन्सिलेटर कहते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी इवॉल्व करने की अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट, ताकि जो बर्डन है कोर्ट का उसको कम किया जा सके। टू प्रोवाइड स्पीडी एक्सेस टू जस्टिस अलॉन्ग विथ रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रोवाइड करने के लिए स्पीडी एक्सेस जस्टिस का, साथ साथ रिवाइव करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। लीगल बैकिंग टू द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, क्या लीगल बैकिंग है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को लेके? तो सेक्शन 89 इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 ओपन द पैसेज ऑफ स्टैट्यूटरी रेफरेंस टू एडीआर आइदर बाय द कोर्ट और द पार्टी देमसेल्फ।
जो सेक्शन 89 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 का, ये ओपन करता है जो पैसेज है स्टैट्यूटरी रेफरेंस का एडीआर के लिए, आइदर कोर्ट के द्वारा या पार्टी के द्वारा खुद से। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 जो है, द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द एक्ट इज टू ब्रिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन कॉन्सोनेंट विद यूएनसीआईटीआरएल मॉडल रूल, द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड जेनेवा कन्वेंशन। तो जो आपका लेजिस्लेटिव इंटेंट है इस एक्ट का कि लाया जाए डोमेस्टिक साथ साथ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को जो फॉलो करेगा यूएनसीआईटीआरएल मॉडल रूल को या न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड जेनेवा कन्वेंशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल आर्क इन ओडिशा। तो जो आपका नेचुरल आर्क है ओडिशा के, इसके बारे में हम जानेंगे। Geological Survey of India State Unit has proposed declaring the natural arc in the Kanika range of Sundargarh Forest Division in Odisha as a geo-heritage site. तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट यूनिट है उन्होंने प्रपोज किया है कि डिक्लेयर किया जाए जो नेचुरल आर्क है आपका कनिका रेंज में सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन का ओडिशा में, कि उसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए। The natural arc believed to date back to the Jurassic period would be the largest natural arc in India with a geo heritage tag. और जो नेचुरल आर्क है ये माना जा रहा है जो कि बिलोंग करता है जुरासिक पीरियड को, ये लार्जेस्ट नेचुरल आर्क होगा इंडिया का जियो हेरिटेज टैग के साथ। द साइट शोकेस प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड इज बिलीव्ड टू हैव फॉर्म ड्यू टू फॉल्ट एक्टिविटी एंड सब एरियल वेदरिंग। ये जो साइट है ये शोकास कर रहा है प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को, और ये माना जा रहा है कि ये बना हुआ है फॉल्ट एक्टिविटी और सब एरियल वेदरिंग के कारण। GSI has previously declared Pilo Lava at Nomina in Kyonjal district as a geo heritage site। और जो GSI था उन्होंने प्रीवियसली डिक्लेयर किया था पिलो लावा नोमिरा इन केंजल डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको जियो हेरिटेज साइट के तौर पे। ये जियो हेरिटेज साइट होता क्या, हम इसको भी समझ लेते हैं ब्रीफली। तो जियो हेरिटेज साइट रिफर टू द जियोलॉजिकल फीचर विच आर इनहेरेंटली और कल्चरली सिग्निफिकेंट ऑफरिंग इनसाइट इनटू अर्थ इवोल्यूशन और हिस्ट्री टू एन अर्थ साइंस और दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर एजुकेशन। जो जियो हेरिटेज साइट है ये रिफर करता है वैसे जियोलॉजिकल फीचर को जो कि इनहेरेंटली है, कल्चरली सिग्निफिकेंट है, ये ऑफर करता है इनसाइट अर्थ के इवोल्यूशन को लेके और जो हिस्ट्री अर्थ साइंस को उसको बताते हैं जिसका कि उपयोग किया जा सकता है एजुकेशन पर्पस में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान लें। Headquartered in Kolkata, it was set up in 1851 primarily to find coal deposit for the railway. Presently, GSI is an attached office to the Ministry of Mine. जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पे है। इसको सेटअप किया गया था 1851 के समय में ही। इसका मेन फंक्शन था उस समय फाइंड करना कोल डिपोजिट को रेलवे के लिए, लेकिन प्रेजेंटली क्या है GSI एक अटैच ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आता है। Main function of the GSI relate to the creation and updation of national geoscientific information and mineral resources assessment। और जो मेन फंक्शन है GSI का ये रिलेटेड है क्रिएशन और अपडेशन को लेके नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल। तो हम जानेंगे सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल के बारे में। जर्मनी हैज प्रपोज ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल सिंथेटिक फ्यूल फॉर एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन व्हीकल इंस्टेड ऑफ फेजिंग देम आउट कंप्लीटली। जर्मनी ने प्रपोज किया है कि ट्रांजिस्ट किया जाएगा कार्बन न्यूट्रल सिंथेटिक फ्यूल की ओर एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन व्हीकल के लिए, ना कि पूरी तरीके से फेज आउट किया जाएगा उनको। रीजन क्या है इस टाइप के प्रपोजल देने के पीछे? इवन दो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैव जीरो एमिशन ड्यूरिंग यूजेज, देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट। जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल है मानते हैं कि इसका जीरो एमिशन है यूजेस के दौरान, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट इसका पड़ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो वर्ल्ड का व्हीकल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंटरनल कंबंशन हो जाएगा 2030 तक और रिप्लेस किया जा सकेगा इंटायरली इसको जीरो कार्बन सोल्यूशन के साथ। ये मुश्किल है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल के बारे में हम जान लें। तो जो आपका सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है ये एक टाइप है फ्यूल का जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है केमिकल प्रोसेस के माध्यम से उपयोग करके कार्बन बेस्ड फीड स्टॉक का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, जिसको कि कैप्चर किया गया है एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिपिकली सोर्स किया जाता है डायरेक्ट एयर कैप्चर के माध्यम से या किसी और माध्यम से, जबकि जो हाइड्रोजन है इसको जनरेट किया जाता है उपयोग करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। इससे बेनिफिट क्या होगा? प्रोड्यूस करके सिंथेटिक फ्यूल को कार्बन नेगेटिव जो इम्पैक्ट है कार्बन एमिशन का फ्यूल से वो कम हो जाएगा। जो कार्बन कैप्चर होगा इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इस कारण,
और साथ साथ जो नेट कार्बन रिलीज होगा ये कम होगा अगर हम कंपेयर करें जो कार्बन इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके कंपैरिजन पे। लेकिन चैलेंजेस है इसको लेके कुछ, तो क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन पे। इंजीनियरिंग हर्डल, इनएफिशिएंट कार्बन कैप्चर, जो इंजीनियरिंग हर्डल है, जो इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर को लेके। आवश्यकता है एडवांसमेंट के ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंथेटिक फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेज से, फिर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के माध्यम से, CO2 को सब्सटेंशियल सोर्स किया जाएगा डायरेक्टली एयर से, उसके बाद केमिकल सिंथेसिस और कन्वर्जन होगा, उसके बाद जो सिंथेटिक फ्यूल है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा CO2 और हाइड्रोजन के मदद से, जो फिजिकल क्रॉप सिंथेसिस प्रोसेस है उसके माध्यम से। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई क्रोमोजोम। तो हम जानेंगे वाई क्रोमोजोम के बारे में। Researchers have discovered that the Y chromosome possesses genes linked to aging and life span regulation. रिसर्चर ने डिस्कवर किया है कि जो Y क्रोमोजोम है ये पोसेस करता है जीन्स को जो कि लिंक्ड है एजिंग या लाइफ स्पैन रेगुलेशन को लेके। The Y chromosome, known as the master of maleness, determine the biological male sex and carries genes that play a role in sex determination. जो Y क्रोमोसोम है जिसको कि जाना जाता है मास्टर ऑफ मेलनेस के तौर पे, ये डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल मेल सेक्स को और ये कैरी करता है जीन्स को जो कि प्ले करता है एक रोल को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्या फाइंडिंग की मिला है? Recent research has revealed that the Y chromosome possesses genes vital to biological function, including those related to aging and lifespan regulation. जो रिसेंट रिसर्च है इसमें पाया गया है कि जो वाई क्रोमोजोम है ये प्रोसेस करता है जीन्स को जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, जिसमें कि वैसे जीन्स भी है जो कि रिलेटेड है एजिंग और लाइफ स्पैन रेगुलेशन के लिए। The study of species that naturally lost their Y chromosome, such as rodent, provide insight into sex chromosome turnover and the repurposing of other chromosome as sex chromosome. और जो स्टडी किया गया स्पीसीज के ऊपर जिसमें जो नेचुरली लॉस किए थे अपने वाई क्रोमोजोम को, जैसे कि रोडेंट हो गया, तो ये इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को सेक्स क्रोमोजोम टर्नओवर को लेके, और जो रिपर्पस है अदर क्रोमोजोम का सेक्स क्रोमोजोम को लेके इसके बारे में बता रहा है। The sequence genome of Neanderthal indicate the replacement of Y chromosome in modern human, suggesting that Y chromosome may eventually yield its role as the master of maleness to another chromosome. और जो जीनोम सीक्वेंस था नियंडरथल का ये दर्शा रहा है कि जो रिप्लेसमेंट है वाई क्रोमोजोम का मॉडर्न ह्यूमन पे, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो वाई क्रोमोजोम है वो इवेंचुअली इल्ड कर रहा है जो रोल है मास्टर ऑफ मेलनेस का अनदर क्रोमोजोम के लिए। अब हम क्रोमोजोम के बारे में भी जान लें। क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस में सेल के, ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। क्रोमोजोम कम इन पेयर विथ ईच पेयर कंटेनिंग वन क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। जो क्रोमोजोम होता है वो पेयर में होता है, जो हर एक पेयर होता है ये कंटेन करता है एक क्रोमोजोम जिसको कि इनहेरिट किया जाता है मदर से और एक क्रोमोजोम जिसको इनहेरिट किया जाता है फादर से। ह्यूमन टिपिकली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम फॉर ए टोटल ऑफ 46 क्रोमोजोम इन मोस्ट सेल। जो ह्यूमन होता है उनमें टिपिकली 23 पेयर होता है क्रोमोजोम का, टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं ज्यादातर सेल पे, एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सेल विच हैव 23 क्रोमोजोम। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जिसमें कि 23 क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस। क्रोमोजोम का एक बहुत बड़ा रोल है सेल डिवीजन और इनहेरिटेंस में भी। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.